अब देखिए अभिलेखों का निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1997 के नियम 87 के अनुसार वाद अभियोग कार्रवाई जो विचाराधीन हो या जिसका निर्णय हो चुका हो, परंतु इसका रिकॉर्ड नियम 90 के अधीन जमा नहीं किया गया हो। तो यहाँ पर दो रूल्स की बात हो रही है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 87 के अनुसार वाद अभियोग कार्रवाई जो विचाराधीन हो, अंडर कंसिडरेशन है, या जिसका निर्णय हो चुका हो, डिसाइड हो चुकी है, परंतु इसका जो रिकॉर्ड है वो नियम 90 के अधीन जमा नहीं किया गया हो, का निरीक्षण। तो उन अभिलेखों का निरीक्षण कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी बिना फीस दिए, कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई भी पार्टी इसके लिए दिए, उन रिकॉर्ड्स को, उन अभिलेखों का निरीक्षण, ठीक है, यानी कि इंस्पेक्शन कर सकती है। तो ये तो एक चीज, ठीक है। पक्षों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि पार्टीज के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अगर ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहे तो वह उस धर्मासन के सभापति को, यानी कि चेयरमैन की अनुमति लेकर, जो उस वाद कार्रवाई या अभियोग को सुन रहा हो, चाहे वह विचाराधीन हो या निर्णय हो चुका हो, का निरीक्षण कर सकता है, जिसके लिए नियम यानी कि रूल 92 में निर्धारित जो भी फीस है वो अदा करनी पड़ेगी। यानी कि जो पार्टीज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो पार्टी नहीं है, अगर उसने वो अभिलेखों का इंस्पेक्शन करना है तो फिर उसको जो भी रूल 92 के तहत निर्धारित फीस है वो उसको देनी पड़ेगी। तो एक तो ये चीज उन्होंने लिखी है। उसके आगे यहां पर देखिए क्या लिखा है। ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन जो अभिलेख रिकॉर्ड कक्ष में जो रिकॉर्ड कक्ष में जमा कर दिया गया हो, उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाएगा जो सामान्य अभिलेख कक्ष में जमा रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए लागू हो। तो यहां पर जब आपने रिकॉर्ड कक्ष में अभिलेख चला गया है, मान लीजिए वो अभी हम आपको बताएंगे, तो फिर वहां पर वहां के रूल एप्लीकेबल होंगे। तो एक तो ये चीज यहां पर लिखी है। एक और चीज, रूल 93 के अनुसार रिकॉर्ड का निरीक्षण ग्राम पंचायत के कार्यालय में ही किया जाएगा। कहां होगा इंस्पेक्शन? ग्राम पंचायत के कार्यालय में ही होगा। नियम 94, रूल 94 के अनुसार इंस्पेक्शन के समय स्याही और कलम, यानी कि इंक और पेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा और निरीक्षण ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी, यानी कि सेक्रेटरी की उपस्थिति में किया जाएगा। तो ये इंस्पेक्शन की यहाँ बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर रूल 90 क्या है और रूल 87 क्या है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए, रूल 87। तो रूल 87 में यहाँ पर हो रही है बात की अभियोग विचाराधीन जिसका निर्णय हो चुका परंतु रिकॉर्ड नियम 90 के अधीन जमा नहीं किया गया है, यानी कि अभी तक रिकॉर्ड कहाँ है? पंचायत के पास ही है। तो चलिए यहाँ पर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रूल 87 कहता है कि ड्यूटी ऑफ पुलिस टूवर्ड्स ग्राम पंचायत अंडर सेक्शन 74। ठीक है, ओके, डन। तो यहां पर एक ग्राम पंचायत वो क्रिमिनल कोर्ट माना जाएगा जब वो क्रिमिनल केस सुनती है, ट्राई करती है। डन, ओके। When information relating to commission of a cognizable offense travel by a gram panchayat has been given to an office in charge of a police station। अब आपको बताया गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो जब ये ग्राम पंचायत व्हेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस जो ग्राम पंचायत ने ट्राई करना है, वो किसको दे दिया? पुलिस स्टेशन को, ऑफिस इंचार्ज को दिया गया है उसकी सूचना। तो फिर वो ऑफिस इंचार्ज ही शैल फॉर विद सेंड ए कॉपी ऑफ एफआईआर टू द ग्राम पंचायत competent टू ट्राई सच एन ऑफेंस। तो जो ऑफिस इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन का, वो एफआईआर की कॉपी जो है ग्राम पंचायत को देगा
जो इस ऑफेंस को ट्राई करने में कंपिटेंट है, यानी कि उस ग्राम पंचायत की बात हो रही है। एंड सच ग्राम पंचायत शैल नॉट प्रोसीड टू ट्राई एनी कंप्लेंट relating to the same facts, nor shall it issue any summon in the matter until the officer has intimated in writing that the investigation has been concluded। कहने का मतलब ग्राम पंचायत उस केस को तब तक सेम फैक्ट्स पर, कोई और भी आधारित होनी पार्टीज के बीच में सेम तथ्यों पर आधारित है, उसको वो ग्राम पंचायत ट्राई नहीं करेगी, उसको एंटरटेन नहीं करेगी, उस केस की सुनवाई नहीं करेगी, ना ही वो कोई सम्मन भेजेगी जब तक ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, उसने सूचित नहीं किया है लिखित रूप में कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करेगा, वो जब तक ये ना कहे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, तब तक जो है वो ग्राम पंचायत अपने आप जो है उस केस को ट्राई नहीं करेगी और ना ही सम्मन वगैरह भेजेगी उस केस के। सच ऑफिसर शैल सेंड द इंफॉर्मेशन टू द ग्राम पंचायतर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसा ऑफिसर वो भेजेगा सूचना ग्राम पंचायत को आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो ऐसा ऑफिसर, जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो ग्राम पंचायत को सूचना देगा। तो ये वो रिकॉर्ड है जिसकी यहाँ पर अभिलेखों की निरीक्षण की बात हो रही है। तो अब हम यहां पर चले जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1997 के नियम 87 के अनुसार वाद अभियोग कार्रवाई जो विचाराधीन है या जिसका निर्णय हो चुका है, परंतु इसका रिकॉर्ड नियम 90 के अधीन जमा नहीं किया गया है, यानी कि स्टिल वो रिकॉर्ड जो है वो ग्राम पंचायत के समक्ष है, तो कोई भी पक्ष बिना फीस दिए वो उन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है विदाउट गिविंग एनी फीस। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति है जो पार्टी नहीं है तो उसको जो है वो फिर फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और साथ में धर्मासन को सभा के सभापति की अनुमति भी उसको लेनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर कुछ कहा गया है। और उसके साथ रूल 92 में निर्धारित फीस। तो देखिए अब हम रूल 92 पर चल पड़ते हैं। तो रूल 92 की जब बात आ रही है तो ये कुछ यहाँ पर बात की गई है। रूल 92, यहाँ पर इंस्पेक्शन फीस क्या है? इंस्पेक्शन फीस शैल बी ₹2, 2 रुपए फॉर फर्स्ट आवर, पहले घंटे के लिए 2 रुपए, एंड ₹1 यानी कि ₹1 फॉर एनी सब्सिक्वेंट आवर और फ्रैक्शन देयर ऑफ फॉर एवरी रिकॉर्ड इंस्पेक्टेड, यानी कि हर एक रिकॉर्ड जो इंस्पेक्शन करना है तो ₹1 फॉर एनी सब्सिक्वेंट आवर और फ्रैक्शन। द फी चार्जेबल अंडर दिस रूल शैल बी पेड इन कैश। फीस किस में दी जाएगी? कैश में। कैश में दी जाएगी, कैश में दी जाएगी विद द एप्लीकेशन फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि जो इंस्पेक्शन की आप एप्लीकेशन लगाओगे उसके साथ आपको कैश देना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। किसको? प्रधान या उपप्रधान को, जो हु शैल क्रेडिट इट टू द सभा फंड, जो सभा फंड में इसको डाल देगा इस पैसे को, और शैल फॉरविद गिव ए रिसिप्ट, और रसीद देगा विद हिज सिग्नेचर इन फॉर्म 30, यानी कि फॉर्म 30 में रसीद देगा और उस पर साइन भी करेगा। अब देखिए रूल 93, वो ये बोलता है कि प्लेस एंड टाइम ऑफ इंस्पेक्शन। हमने बोला कि जो इंस्पेक्शन होगा वो ऑफिस आवर्स के दौरान होगा और ग्राम पंचायत कार्यालय में होगा। जो इंस्पेक्शन जो है वो ऑफिस आवर्स के अंदर होगा और ग्राम पंचायत के ऑफिस के अंदर इंस्पेक्शन किया जाएगा। जनरल प्रोहिबिशन रूल 94 एंड डायरेक्शन फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि जो इंक, जो पेन है और जो इंक है, ये देखिए पेन और इंक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन जो है प्रोहिबिटेड है, यानी कि उसका इस्तेमाल वो नहीं ले जाना है। और इंस्पेक्शन ऑफ एनी रिकॉर्ड वो किया जाएगा किसके प्रेजेंस में? सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, जो हमने अभी पढ़ा है। तो ये यहाँ पर जो है वो इंस्पेक्शन की बात हो रही है। ओके डन। और इसके बाद यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण जो अभिलेख रिकॉर्ड कक्ष में जमा कर दिया गया हो उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाएगा जो सामान्य अभिलेख कक्ष में जमा रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए लागू होंगे। तो ये चीज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रूल
90 की बात करते हैं। कंसाइनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन द जनरल रिकॉर्ड रूम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। Record of every criminal, civil or revenue case decided by Gram Panchayat shall be consigned to the general record room at the district or sub-divisional headquarters 1 year after they have been closed. Such record shall be kept and destroyed in accordance with the Destruction of Records Act 1917 and the rules made thereunder. ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड्स ऑफ, यानी कि सारे क्रिमिनल, सिविल और रेवेन्यू के जो भी रिकॉर्ड्स हैं केसेस के, जो ग्राम पंचायत ने डिसाइड किए हैं, वो उस जनरल रिकॉर्ड रूम में चले जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल पे है। कब चले जाएंगे? 1 year आफ्टर दे हैव बीन क्लोज्ड, यानी कि 1 साल के बाद जैसे ही वो केस क्लोज हुआ। ऐसे रिकॉर्ड जो हैं वो रखे जाएंगे और डिस्ट्रॉय किए जाएंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एक्ट 1917 के अनुसार और उसके तहत बनाए गए रूल्स के तहत। और सारे जुडिशियल और नॉन जुडिशियल रजिस्टर्स और किताबें, बुक्स, यहाँ पर केसेस हैं और यहाँ पर केसेस से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर रजिस्टर, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल और बुक्स जो पंचायत ने मेंटेन की है, वो जब पूरी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, रजिस्टर और बुक पूरे हो जाएंगे, तो वो केप्ट रखे जाएंगे ग्राम पंचायत ऑफिस में 2 साल के लिए। कितने? 2 साल के लिए। आफ्टर विच, और उसके बाद दे शैल बी कंसाइंड टू द जनरल रिकॉर्ड रूम ऑफ द ऑफिस ऑफ द एसडीएम सिविल, एसडीओ सिविल। तो उसके जनरल रिकॉर्ड में, रूम में ये रिकॉर्ड जो है रखा जाएगा, यानी कि वो सारे के सारे रजिस्टर और बुक्स जो जुडिशियल हैं या नॉन जुडिशियल हैं, या इवन जुडिशियल और नॉन जुडिशियल जो भी रजिस्टर और रिकॉर्ड बुक्स हैं, जैसे ही वो कंप्लीट होती हैं तो वो रखी जाएंगी ग्राम पंचायत ऑफिस में। और उसके 2 साल के बाद, आफ्टर, देखो, बी केप्ट इन द ग्राम पंचायत ऑफिस फॉर 2 years, 2 साल तक ग्राम पंचायत के पास। और आफ्टर विच, उसके बाद दे शैल बी कंसाइंड, वो कहां शिफ्ट हो जाएंगी? जनरल रिकॉर्ड रूम में। किसके? इन द ऑफ द ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिस सिविल, वहां पर ये रिकॉर्ड चला जाएगा। तो जब इस रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है तो फिर वही चार्जेस अप्लाई होंगे जो यहां पर कहा गया है। ये देखिए यहां पर, ये मैं जो आपको कहने की बात कर रहा था कि ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण जो अभिलेख रिकॉर्ड कक्ष में जमा कर दिया गया हो, उन्हीं नियमों के अनुसार किया जाएगा जो सामान्य अभिलेख कक्ष में जमा रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए लागू हो। तो जो फीस की बात हो रही है तो फिर वहां पर ये वाली फीस अप्लाई होगी। तो ये किस रूल में लिखा गया है? रूल 90 में। ओके, डन। अब देखिए रूल 90 हो गया, 92। अब चलते हैं हम फीस की तरफ। तो यहां पर हम रूल 92 की तरफ चलते हैं। तो यहां पर रूल 92 है, ये देखिए, इंस्पेक्शन फीस, ये हमने आपको बता दिया। अब यहीं पे हम, यहां पर अगर हम चले जाते हैं तो हमारे को और भी अच्छी चीज समझने को मिलेगी। तो सम्मन फीस, न्याय शुल्क व फीसें। सम्मन फीस ग्राम पंचायत द्वारा 5 रुपए प्रति सम्मन की दर से सम्मन फीस ली जाएगी, जिसे सम्मन तामील करने वाले को दिया होगा। तो किसको वो दिया जाएगा? सम्मन तामील करने वाले को। ठीक है, यदि सम्मन रजिस्ट्री द्वारा भेजा जाता है तो रजिस्ट्री व्यय उस व्यक्ति को देना होगा जिसके मामले में सम्मन भेजा जाना है, जिसके बिहाफ पे। ठीक है, और भोजन व्यय, यहाँ पर भी हम पिछली स्लाइड्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर दीवानी वाद में फीसें, तो इसकी बात कर लेते हैं कि दीवानी वाद में फीसें 50 रुपए के मूल्य तक का अगर वाद है, तक के वाद हैं, यानी कि 50 रुपए के मूल्य तक के वाद हैं, तो कितनी फीस है? ₹10, 10 रुपए फीस है। और 50 रुपए से अधिक, अगर अधिक होगी तो प्रत्येक 100 रुपए या उसके भाग के लिए 2 रुपए, तो ये फीस होगी। और अभियोगों में फीसें क्या होती है? प्रत्येक वाद अभियोग की कार्रवाई में 5 रुपए, और विविध मिसलेनियस एप्लीकेशन पर ₹2, यानी कि प्रत्येक वाद अभियोग की कार्रवाई के लिए 5 रुपए की फीस अभियोग के मामले में,
और मिसलेनियस अगर एप्लीकेशन है तो वहां पर 2 रुपए फीस होगी। निरीक्षण फीस, अभी हमने इंस्पेक्शन की बात करी, ग्राम पंचायत द्वारा नियम 92 के अनुसार निरीक्षण फीस पहले घंटे के लिए 2 रुपए, हमने पढ़ लिया है पहले भी, यहाँ हम दोबारा पढ़ रहे हैं 2 रुपए, तथा उसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 1 रुपए प्रत्येक अभिलेख के निरीक्षण के लिए ली जाएगी। अब बात आती है कि क्या ग्राम पंचायत फीस माफ कर सकती है। ग्राम पंचायत किसी अभियोग की फीस, यानी कि किसी अभियोग की फीस, किसी अभियोग की फीस जो है वो माफ कर सकती है, परंतु इसके उचित कारण अभियोग के रजिस्टर में लिखने पड़ेंगे, यानी कि आपको रीजन डिफाइन करने पड़ेंगे कि किस बेसिस पर आपने फीस को माफ किया है। अब देखिए ग्राम पंचायतों की न्यायिक अभिलेखों की नकल लेने की प्रक्रिया। अब कौन से, पहले हमने पढ़ा इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स का, ठीक है। अब ग्राम पंचायत का जो जुडिशियल अभिलेख हैं उनकी नकल लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, उसकी बात यहां पर हो रही है। ग्राम पंचायत नियम 65, रूल 65 के अनुसार ग्राम पंचायत के न्यायिक अभिलेख की नकल प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रधान या उप प्रधान को दिया जाएगा। तो जो एप्लीकेशन है वो किसको दी जाएगी, प्रधान या उप प्रधान को, ठीक है, जिसके साथ 2 रुपए की फीस भी देनी होगी विद एप्लीकेशन। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार नकल फीस 3 रुपए प्रति 200 शब्दों या उसके भाग के लिए ली जाएगी। ग्राम पंचायत अभियुक्त को विशेष कारणों के आधार पर या उसको सजा होने की दशा में आदेश की प्रति निशुल्क भी दे सकती है। ओके डन, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्राम पंचायत नियम 66 के अनुसार, यानी कि 66 के अनुसार प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ पर्याप्त अग्रिम धन दिया जाएगा, यानी कि एडवांस में आपने वो पैसे देगा जिसकी मांगी गई नकलों की अनुमानित लागत पूरी हो सके, यानी कि वो फीस मांगी जाएगी, वो एडवांस में पैसा मांगा जाएगा जिससे जो उसने न्यायिक अभिलेखों का जो नकलें लेनी है वो पर्याप्त हो सके, वो अनुमानित लाभ पूरी मतलब एक अप्रोक्सीमेट कि हाँ इतने पैसे लगने हैं तो प्लीज आप इतने पैसे दे दें, ठीक है, तो वो एडवांस के रूप में लिया जाएगा, लिया जा सकता है और पूरी हो सके, ठीक है, अनुमानित लागत। नियम 67 क्या कहता है, नियम 67 के अनुसार प्रधान या उप प्रधान सचिव से, यानी कि सेक्रेटरी साहिबान से सादे कागज पर, सिंपल प्लेन पेपर पर नकलें तैयार करवाएगा तथा इन्हें अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करेगा तथा अपने सिग्नेचर से प्रमाणित करेगा और उन पर पंचायत की मोहर लगवा कर नकलें प्रार्थी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को देगा और अग्रिम धन की जो शेष बैलेंस राशि जो बच गई है उसको वापिस करेगा, फीस काटने के बाद वापिस करेगा। तो ये न्यायिक जो अभिलेख हैं पंचायत के उसको कैसे लेते हैं उसकी यहाँ पर कुछ बात की गई है। तो हम जरा रूल्स को भी प्रॉपर पढ़ लेते हैं ताकि कोई चीज मिस ना कर जाए। तो देखिए रूल 67 हम करते हैं शुरू। 65, रूल 65, एप्लीकेशन फॉर कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फीस देयर ऑन। हर एक एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग a copy of the judicial records of the gram panchayat shall be made to the pradhan or pradhan and shall be accompanied by a fees of ₹2। यानी कि हर एक एप्लीकेशन जिसके बिहाफ पर, उस एप्लीकेशन में अगर आपने जुडिशियल रिकॉर्ड की कॉपी लेनी है ग्राम पंचायत से तो आप प्रधान या उपप्रधान को एप्लीकेशन लिखोगे और साथ ही 2 रुपए की फीस भी उसमें लगाओगे। कॉपिंग फीस, कॉपी फीस shall be charged at the rate of ₹3 for every 200 words लिखा है, ये देखिए, for every 200 words और fraction thereof which shall be recovered in advance में ली जाएगी before making the copy applied for, यानी कि जिस कॉपी को लेना है तो उसको कॉपी को बनाने से पहले एडवांस में फीस ली जाएगी। द ग्राम पंचायत फॉर स्पेशल रीजन, यानी कि विशेष कारण में ग्रांट ए कॉपी, ग्रांट कर सकती है कॉपी ऑफ इट्स ऑर्डर टू एन अक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ हिज कन्विक्शन। तो उसके कन्विक्शन के समय जो है वो अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में जो है कॉपी उसके कन्विक्शन के समय
यानी इन केस ऑफ हिज कन्विक्शन, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ग्राम पंचायत उसको स्पेशल रीजन के बेसिस पे उसको कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है। ओके डन। अब आती है बात आगे, प्रेपरेशन। अब ये रूल 67, preparation and delivery of the copy, प्रधान और in his absence उप प्रधान may then get the copy prepared by the secretary। कौन बनाएगा? secretary साहिबान of the gram panchayat on plain paper, certify it to be a true copy under his signature and seal, and delivered to the applicant or his duly authorized agent, and also refund him the balance if any left out of the advance after meeting the copy charges। तो ये हिंदी में हमने आपको बता दिया। अब credit and disbursement of the fee, सारी फीस, ऑल द फीस चार्जेबल अंडर रूल 63, 64, 65, 6 है ना, shall be paid in cash to the secretary of the ग्राम पंचायत and in his absence to the प्रधान, जो सभा फंड में ये पैसा क्रेडिट कर देगा, सभा फंड में वो पैसा डाल देगा और बदले में रसीद देगा अंडर हिज सिग्नेचर। फॉर्म 30 में जो भी रसीद होगी वो उसे दी जाएगी। अब देखिए रूल 84 बोलता है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 60। ठीक है, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 60, ग्राम पंचायत और कोई भी पंच जो ऑथराइज किया गया बेंच द्वारा, यानी कि धर्मासन के बेंच द्वारा, इस बिहाफ में असर्टनिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, ताकि केस को प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जा सके, तो वो मतलब किसी जमीन पर या किसी बिल्डिंग में एट एनी टाइम किसी भी समय सनराइज और सनसेट के बीच में, यानी कि सूरज उगने और सूरज अस्त होने के बीच में, आफ्टर गिविंग एटलीस्ट 24 आवर्स नोटिस। कितने घंटे का नोटिस? 24 आवर्स का नोटिस देना पड़ेगा। किसको? जो ऑक्युपायर है, या व्हेन देयर इज नो ऑक्युपायर, तब नोटिस किसको चला जाएगा? ऑनर ऑफ सच लैंड और इन हिज एब्सेंस टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि नोटिस जो है, जो जिसने वो ऑक्युपाई करी है, वो लैंड है या बिल्डिंग है, उसको नोटिस चला जाएगा। ठीक है, और जब वहां पर ऑक्युपायर नहीं होगा, तो जो उस ऑनर का, जो उस लैंड का जो ऑनर है, या उसके बिहाफ पे जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव है इन हिज एब्सेंस, तो उसको वो नोटिस जाएगा। लेकिन वो एटलीस्ट 20 आवर्स बिफोर डूइंग इंस्पेक्शन वो नोटिस जाना चाहिए। इफ द लैंड और बिल्डिंग इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ ए वुमेन, अगर वो जमीन या बिल्डिंग में औरत रहती है, वो उस वो उसने ऑक्युपाई की है, हु अकॉर्डिंग टू कस्टम ऑफ द कंट्री, जो देश के रीति रिवाज के अनुसार डजंट अपियर इन द पब्लिक, वो पब्लिक में नहीं आती है। ठीक है, वो कंट्री के रूल हो सकते हैं उसके अनुसार, तो उसको ड्यू नोटिस देना पड़ेगा कि वो विड्रॉ कर जाए ऐसी लैंड या बिल्डिंग से, ताकि उस पर्टिकुलर लैंड या बिल्डिंग का इंस्पेक्शन हो सके। ठीक है, तो ये चीज एक रूल 84 में बताई गई है। अब देखिए रूल 88 की बात हो रही है, प्रोसीड्स ऑफ फीस एंड फाइन्स एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट द क्लोज ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के हर एक क्वार्टर को जैसे क्लोज होगा, पूरा होगा, ग्राम पंचायत shall deposit all monies creditable to the consolidated fund of the state realized by the gram panchayat in the government treasury under intimation to the panchayat inspector concerned। A copy of the challan shall be kept in the record of the gram panchayat। यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उसके हर एक क्वार्टर का जब क्लोज होता है, तो ग्राम पंचायत जो है सारा मनी वो क्रेडिट करेगी। जुडिशियल से रिलेटेड बात हो रही है, सारा पैसा जो वसूल हुआ वो क्रेडिट करेगी टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जो ग्राम पंचायत ने वसूल करा, और इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी अंडर इंटीमेशन टू द पंचायत इंस्पेक्टर को भी उसके बारे में सूचित करेगी। और ए कॉपी ऑफ द चलान शैल बी केप्ट इन द, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में चलान की कॉपी रखेगी। At the close of the year, जैसे ही साल पूरा हुआ, पंचायत इंस्पेक्टर shall prepare a statement of amounts deposited by each gram panchayat of his block during the preceding last year, duly verified by treasury officer concerned, and shall send the same to the DPO of the district। अब देखिए यहाँ पर पीआई के लिए क्या है कि जैसे साल क्लोज होगा, पंचायत इंस्पेक्टर जो है एक स्टेटमेंट बनाएगा कि कितना अमाउंट हर एक ग्राम पंचायत द्वारा, जो उसके ब्लॉक में ग्राम पंचायतें आती हैं, उसने पिछले साल जो भी अमाउंट किया वो कितना, उसकी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगी, जो ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा ड्यूली वेरीफाई होगी, है ना जी।
और वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर को ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है उसको ये रिपोर्ट वो सौंपेगा, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। और डीपीओ बदले में क्या करेगा, वो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की कंसोलिडेट करेगा, और आफ्टर गेटिंग इट वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, फिर उसको कौन वेरीफाई करेगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी निर्देशक महोदय पंचायती राज के लिए। और डायरेक्टर शैल अरेंज फॉर द रिबर्समेंट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ईच ग्राम पंचायत टू द ग्राम पंचायत। यानी अब डायरेक्टर क्या करेगा, वो अरेंजमेंट बनाएगा ताकि उस पैसे को हर एक ग्राम पंचायत को जो है, जो डिपॉजिट की गई है हर एक ग्राम पंचायत ने, उसको वो वापस करे। तो ये एक रूल 88 है जिसमें ये चीजें, ये बातें की गई हैं। अब देखिए रूल 89, register to be maintained by the gram panchayat. The following registers shall be maintained by the gram panchayat. ये जुडिशियल के पेपर्स, जुडिशियल के हैं, फॉर्म 20, फॉर्म 21। तो रजिस्टर ऑफ सिविल सूट ये किस में होगा, फॉर्म 22 में। ये रूल के एंड में जब आप नीचे जाओगे तो आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। रजिस्टर ऑफ क्रिमिनल केसेस फॉर्म 21, रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू प्रोसीडिंग फॉर्म 22, रजिस्टर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर्म 26, रजिस्टर ऑफ डिक्री रिकवरी ऑफ फाइन्स फॉर्म 27, यानी कि प्रोसीडिंग, रेवेन्यू प्रोसीडिंग का 22, सिविल का 20 और क्रिमिनल का 21। और एग्जीक्यूशन का जो डिक्री एग्जीक्यूट करने की जो रजिस्टर है वो फॉर्म 26, और फाइन जो आपने रिकवर किया वो 27, और डाइट मनी का जो रजिस्टर होगा वो फॉर्म 28 में मेंटेन के प्रारूप के अनुसार मेंटेन बनाया जाएगा। और रजिस्टर ऑफ प्रोसेस समन ऑफ ग्राम पंचायत वो फॉर्म 29, और बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर मनी रिसीव्ड जो पैसा आया वो फॉर्म 30, उसकी किस में बात की जा रही है, फॉर्म 30। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर कोई और भी रजिस्टर मेंटेन करने हैं, बनाने हैं तो देशक पंचायती राज को, तो वो कंसर्न रजिस्टर बनाने के लिए पंचायत को आदेशित कर सकता है। अब देखिए मिसल बंदी या कागजात फाइल करने की प्रक्रिया, यानी कि फाइल कैसे मैनेज होगी, वो मिसल बंदी है। तो वो क्या प्रक्रिया है कागजात फाइल करने की, तो वो यहाँ पर बताई गई है। तो मिसल बंदी, ठीक है जी, मिसल बंदी यानी कि कागजात फाइल करने की प्रक्रिया। ग्राम पंचायत में दर्ज प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग मिसल या फाइल बनाकर अभिलेख रखा जाएगा, यानी कि हर एक केस के लिए अलग फाइल मेंटेन की जाएगी, जिसमें सचिव द्वारा निम्न रीति से संधारित किया जाएगा। यानी कि सचिव जो है उन फाइल्स को कुछ इस तरीके से वो मैनेज करेगा। क्या है, सबसे पहले फाइल कवर, ठीक है, फिर उसके बाद सूची पत्र, और उसके बाद ये यहां पर देखें खुलासा अहकाम, थर्ड खुलासा अहकाम जिसको हम ब्रीफ ऑर्डर भी बोलते हैं, और उसके बाद फैसले का प्रारूप। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या चीज आई सबसे पहले आती है फाइल कवर, ठीक है जी, फिर सूची पत्र यानी कि समवट आप कह सकते हैं इंडेक्स, और उसके बाद आपको करेंगे ब्रीफ ऑर्डर जिसको हम खुलासा अहकाम भी कहते हैं, और उसके बाद फैसले का जो भी फैसला है वो यहाँ पर देखिए लास्ट में फैसले का प्रारूप, यानी कि फैसला जो धर्मासन का फैसला होगा, तो वो कुछ इस तरीके से वो मिसलबंदी में ये कागजात को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए ग्राम पंचायत ये हो गया। तो फाइल कवर में, यानी कि फाइल कवर में इसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, ठीक है, वाद मामला कार्रवाई की संख्या व वर्ष, तो उसकी डिटेल यहाँ पर, पक्षकारों के नाम यहाँ पर बनाम, बनाम मीन्स वर्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे बनाम, अपराध की प्रकृति क्या नेचर है अपराध की, या वाद या कार्रवाई का क्या स्वरूप है उसके बारे में लिखा जाएगा, वाद मामला उब्लिक कार्रवाई दायर करने की तारीख, यानी कि क्या डेट है, कब दायर हुआ उसकी डेट, न्यायपीठ के पंचों के नाम, जो 1 2 3 3 पंच होंगे उनके नाम, अध्यक्ष कौन है वो पूरी की पूरी डिटेल, तारीख का फैसला, तो डेट ऑफ डिसीजन वो आप यहां पर लिख दें। और उसके बाद जो इंडेक्सिंग है सूची पत्र, तो उसमें अब देखिए सूची पत्र को अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, तो चलिए यहाँ पर आते हैं सूची पत्र, तो इंडेक्स फॉर्म ये बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म, ठीक है, तो सूची पत्र
तो यहाँ पर सूची पत्र, इसमें निम्नलिखित विवरण होंगे। क्या? इसमें मामले का विवरण जैसे कि वाद, अभियोग या कार्रवाइयों की संख्या, ये यहाँ पर लिख दें। पक्षकारों के नाम, अपराध की प्रकृति, स्वरूप सूची पत्र के शीर्ष पर तथा नीचे निम्नलिखित कॉलम तैयार किए जाएंगे। यानी कि अपराध की प्रकृति, स्वरूप, सूची पत्र यानी कि ये जो इंडेक्स है कि शीर्ष पर, टॉप पर व नीचे तथा नीचे निम्नलिखित कॉलम तैयार किए जाएंगे। कौन कौन से? ये देखिए, क्रमांक, कागजात का विवरण और पृष्ठ संख्या। तो क्रमांक क्रमवार है ना, तो उसको हम सीरियटम भी कहते हैं। और उसके बाद संक्षिप्त आदेश या खुलासा अहकाम, ब्रीफ ऑर्डर, यानी कि जो खुलासा अहकाम है, अहकाम अगर हम इसको उर्दू में लिखने की कोशिश करेंगे तो शायद खुलासा कुछ इस तरीके से है, खुलासा अहकाम तो कुछ आगे आ जाएगा, लेकिन खुलासा अहकाम को ब्रीफ ऑर्डर बोलते हैं। तो जब मामला, वाद या कार्रवाई की सुनवाई हो रही हो तो सूची पत्र के पश्चात, यानी कि ये सूची पत्र के बाद, यानी कि फिर उसके बाद जो है संक्षिप्त ब्रीफ आदेश पन्ना, ब्रीफ ऑर्डर या खुलासा अहकाम प्रयोग में लाया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित कॉलम बनाए जाएंगे। तो सूची पत्र के बाद क्या आएगा? ब्रीफ ऑर्डर या खुलासा काम संक्षिप्त होगा, जिसमें निम्न कॉलम बनाए जाएंगे: तारीख, संचालित कार्रवाई और आगामी तारीख, उसमें ये चीजें आती हैं। और फैसले का प्रारूप, यानी कि किसी भी मुकदमों का फैसला लिखते समय पंचायत को निम्न तथ्य वर्णित करने होंगे: ग्राम पंचायत का नाम, मुकदमे की संख्या व किस्म, वादी का नाम व उसका पता, प्रतिवादी का नाम व उसका पूरा पता, वादी का, उसके बाद फिर प्रतिवादी का, फिर याचिका दर्शाए गए तथ्यों का सार, फिर याचिका में दर्शाए गए तथ्यों का सार, ये भी आएगा। धर्मासन का जो फैसला होता है उसमें सारी डिटेल्स आती हैं। याचिका में दर्शाए गए प्रतिवाद के जवाब का सार, याचिका व जवाब से उपजे मुद्दों की संरचना तथा फैसला हाँ या ना में है ये, वादी द्वारा दिए गए साक्ष्यों की संख्या, यानी कि विटनेसेस कितने हैं, साक्ष्यों द्वारा वर्णित स्थिति का सार, आपको वो भी उसकी ब्रीफिंग देनी पड़ेगी। और फैसले पर पहुंचने के लिए तर्कों का विवरण, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पे आए उसका भी आपको कंक्लूडिंग में देना पड़ेगा। धर्मासन को यह दर्शाना होगा कि किस साक्षी के किस विवरण से पंचायत सहमत है तथा किन कारणों से असहमत है। तो देखिए, धर्मासन को यह भी बोलना, दिखाना होगा कि जो किस साक्षी से, किस विटनेस के किस विवरण से वो सहमत है या असहमत है। अंत में फैसला यदि वादी के हक में है तो उसे स्वीकृत सहित स्पष्ट शब्दों में वर्णित करना होगा। यदि स्वीकार ना हो तो अस्वीकृति स्पष्ट शब्दों में लिखनी होगी, यानी कि क्लियर। वादी के हक में हो तो उसे स्वीकृति स्पष्ट शब्दों में वर्णित करनी होगी, और यदि अस्वीकार ना हो तो अस्वीकृति स्पष्ट शब्दों में लिखनी होगी। जिसके पश्चात धर्मासन निर्णय सुनाने की तिथि लिखेगी, वह हस्ताक्षर करेगी तथा फैसले का सार पंचायत निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षों के सम्मुख पढ़कर सुनाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और जानकारी हेतु फैसले का नमूना: ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड, जिला, मुकदमे की किस्म व नंबर, मुकदमा रजिस्टर होने की तारीख, फैसला सुनाने की तारीख, वादी का नाम व पता, ठीक है, विरुद्ध यानी कि बनाम वर्सेस प्रतिवादी का नाम व पता। तो यहाँ पर वादी, यहाँ पर प्रतिवादी, और यहाँ पर फैसला ब्रीफ में यहाँ पर आपको लिखना होगा। ब्रीफ में, संक्षिप्त में यहाँ पर फैसला फिर यहाँ पर आएगा। और उसके बाद यहाँ पर एक इन्होंने पूरा, ये पूरी की पूरी जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखी है इन्होंने। तो ये मेंटेनेंस से रिलेटेड केस है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वादी एक व दो, ठीक है, न्याय याचिका संहिता धारा 125 के तहत प्रत्येक को भरण पोषण दिलवाने हेतु प्रतिवादी के विरुद्ध दाखिल कर रखी है। वादी ने अपना प्रार्थना पत्र में यह कहा कि रीति रिवाज के अनुसार दिनांक व वर्ष यहाँ पर मेंशन कर दें को प्रतिवादी के साथ उसकी शादी हुई थी, जिस शादी के उपरांत वादी दो, और उसका नाम आएगा, का जन्म हुआ, और जो अब वादी के संरक्षण में रहता है। वादी ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी का व्यवहार वादी के प्रति शुरू से ही ठीक नहीं था। तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको लिखी जाएगी। तो वो 500 रुपीज जो है प्रति माह भरण पोषण भत्ता
दिलवाया जाए, वो ये रिक्वेस्ट यहाँ पर हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल ब्रीफिंग आती है ना? तो ये सारा का सारा और उत्तर हाँ, 500 रुपए प्रति माह प्रत्येक वादी को अगर उसके फेवर में मेंटेनेंस का फेवर में हो जाता है तो जो रुपीज 500 है वो प्रति माह प्रत्येक वादी को मिलेगा। अब इसमें जो अपोजिट पार्टी है यानी कि उसका हस्बैंड जो है वो ये कहता है कि नहीं मैं दे ही नहीं सकता और उस पर एलिगेशंस भी लगाता है, तो वो एलिगेशन प्रूव नहीं हो पाते हैं और वो ये कहता है कि मैं दे ही नहीं पाता हूँ, मैं दे ही नहीं पाऊंगा मेंटेनेंस अलाउंस, रीजन बीइंग कि मैं कमाता ही नहीं हूँ। लेकिन लास्ट में धर्मासन इस कंक्लूजन पर निकलती है, इस कंक्लूजन पर आती है कि अगर वो व्यक्ति दिहाड़ी भी करेगा तब भी वो आसानी से 500-600 रुपए जो है वो दिन के कमा लेगा, तो वो क्यों नहीं दे सकता है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए यह भी पाया गया कि यदि प्रतिवादी कहीं भी काम करे तो वह 2500 से 3000 रुपए प्रति माह आराम से, जो कि एक आम दिहाड़ीदार कमा सकता है। तो उसका ये कहना कि नहीं मैं तो कमाता ही नहीं हूं, मैं कहाँ से मेंटेनेंस अलाउंस दूं, तो वो लॉजिक सही नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है वो फिर वहां यहाँ पर देखिए डिसीजन उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर और ऊपर फैक्ट्स दे दिए। यह पाया गया कि दोनों वादी प्रतिवादी से भरण पोषण भत्ता पाने के हकदार हैं, अतः प्रतिवादी को यह आदेश दिया जाता है कि वह प्रतिमाह 500 रुपए भरण पोषण भत्ता प्रतिवादी के हिसाब से दोनों वादियों को इस प्रार्थना पत्र के दाखिले से देगा। उपरोक्त फैसले की नकल वादी को बिना किसी कीमत को के दे दी जाए, जो फैसला आज दोनों पक्षों के सम्मुख पंचायत में सुनाया गया। तो यहाँ देखिए धर्मासन के हस्ताक्षर हैं और यहाँ पर डेट भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये चीज भी आप यहाँ पर प्लीज देख लें। तो ये कुछ यहाँ पर आपको ब्रीफिंग यहाँ पर की गई है। अब देखिए धर्मासन कैसे गठित होता है, उसकी क्या कार्रवाई होती है, उसका ब्रीफ आइडिया हम आपको दे देते हैं। जैसे यहाँ पर फौजदारी मामला है, ठीक है, तो यहाँ पर अभियोगी का नाम, ठीक है, सन ऑफ, और यहाँ पर पूरा डिटेल में पता लिखा जाएगा, यानी कि एड्रेस यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा। तो ये अभियोगी, ठीक है, और बनाम यानी कि वर्सेस फिर वो दूसरी पार्टी उसकी पूरी की पूरी डिटेल और उसका यहाँ पर उसका पूरा का पूरा पता एड्रेस, और ये अभियुक्त होता है यहाँ पर अभियोगी और ये अभियुक्त, ठीक है। तो मैं प्रधान यानी कि ग्राम पंचायत का प्रधान, मैं प्रधान दिनांक को जो अभियोग फौजदारी मामला, अब वो दिस वर्सेस दिस ये डिटेल यहाँ पर आ गई, ये दिस वर्सेस दिस यहाँ की पूरा पूरा आप लिखा है, निवासी ने अब दूसरी पार्टी के विरुद्ध ग्राम पंचायत में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा अनुसूची 3 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत दर्ज करवाया था। उस अभियोग को निपटाने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा उपधारा 2 धारा 54 के अनुसार आज दिनांक, यहाँ पर दिनांक मेंशन कर दें, को ग्राम पंचायत का धर्मासन न्यायपीठ नियुक्त करता हूं, जिसके निम्न सदस्य हैं अभय सिंह यानी कि जो प्रधान, सुखविंदर सिंह, नीना कुमारी, ठीक है, ओके डन। यहाँ पे गठन हो गया। उपरोक्त अभियोग फौजदारी मामले की कार्रवाई के संचालन के लिए विचार विमर्श उपरांत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के उपनियम 5 नियम 49 के अनुसार प्रधान श्री अभय सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया तथा निम्नलिखित कार्रवाई अमल में लाई गई। तो यहाँ पर प्रधान, अध्यक्ष और ये हमारे जो 3 पंच होते हैं तो उनकी यहाँ पर डिटेल आ गई, अध्यक्ष, सदस्य, ठीक है, और वहां के यहाँ पर नाम। आज दिनांक को धर्मासन के गठन के पश्चात के गठन के बाद धर्मासन के अध्यक्ष श्री अभय सिंह जी ने जी के आदेशानुसार प्रारूप 31 पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 69 यानी कि 69 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 63 के अंतर्गत पक्षकारों को सम्मन जारी कर दिए जाएं व दिनांक इतने को ही सम्मन किए गए पक्षकारों को ग्राम पंचायत की धर्मासन के समक्ष उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किए गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। और ये भी अभी पढ़ लेते हैं कि आज दिनांक को धर्मासन के समक्ष मिसल यानी कि फाइल पेश हुई। धर्मासन न्यायपीठ का कोरम पूर्ण है। आप कोरम का भी जिक्र कर दें। चौकीदार द्वारा दोनों पक्षों को ग्राम पंचायत में हाजिर होने की आवाज
लगाई गई, जिसमें अभियोगी श्री जी हाजिर हुए हैं परंतु अभियुक्त गैर हाजिर हैं। अतः धर्मासन ने सर्वसम्मति से विचार रखा कि अभियुक्त डैश को, अब यहाँ पर उसका नाम आएगा, को एक और नोटिस जारी किया जाए। अगली पेशी दिनांक को रखी गई, वह पढ़कर सुनाया गया। तो यहाँ पर धर्मासन के हस्ताक्षर आ जाएंगे और यहाँ पर अभियोगी जैसे कि वो प्रेजेंट था उसके यहाँ पर साइन ले लें। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आज दिनांक को धर्मासन न्यायपीठ के समक्ष मिशल पेश हुई। अब यहाँ डेट, ठीक है, और यहाँ पर फाइल पेश हुई। धर्मासन न्यायपीठ का कोरम पूर्ण है। चौकीदार द्वारा दोनों पक्षों को ग्राम पंचायत में हाजिर होने की आवाज लगाई गई। दोनों पक्ष हाजिर हैं, अतः इनसे पूछताछ की गई जो निम्न प्रकार से है। तो यहाँ पर बयान अभियोगी, अब आपको देख लें किसके बयान पहले और किसके बाद में, वो पहले आपको स्लाइड्स में डिफाइन किया गया है। लेकिन जब बयान आते हैं तो श्री, सन ऑफ श्री, और यहाँ पर पूरा का पूरा पता, उम्र, एज भी आप लिखें जिसे पूछताछ की गई। इस पर इन्होंने अपने पूरे होशो हवास में निम्न बयान किया है। तो ये वर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पर बयान शुरू हो जाएगा और बयान के एंड में श्री डैश श्री जी द्वारा अपना बयान पूरे होशो हवास में पढ़ व सुनाया गया और नीचे हस्ताक्षर कर दिए गए। तो इसी प्रकार से बयान, धर्मासन के हस्ताक्षर यहाँ पर और अभियोगी के हस्ताक्षर यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको विटनेसेस के भी आप इसी प्रकार लेते चलें। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर फिर बयान अभियुक्त है। तो ये चीज हमने आपको डिफाइन कर दी है, आपको रफली मतलब आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दिया है। और उसके बाद धर्मासन का जो डिसीजन है हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, शब्द की भी बात हो रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गवाहों के यहाँ पर ले रहे हैं, गवाहों के बयान, तो उससे पहले मैं सच कहूंगा कहूंगी और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा कहूंगी, भगवान मेरी सहायता करे। तो ये क्या हुई, आपकी ओथ, ठीक है, जिसको हम शपथ भी कहते हैं। ये यहाँ पर फिर उसके बाद फिर बयान शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में कि डैश द्वारा अपना बयान पूरे होशो हवास में पढ़ व सुन लिया गया है और नीचे हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो यहाँ अभियुक्त पक्ष के गवाह के हस्ताक्षर और यहाँ पर धर्मासन के हस्ताक्षर। और उसके बाद अब हम धर्मासन के फैसले पे चले जाते हैं। तो वो डिटेल में होना चाहिए जो हमने आपको पीछे बताया, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये देखिए धर्मासन का फैसला पूरा डिटेल में होता है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इस चीज को भी पढ़ लेते हैं ताकि थोड़ा और ज्यादा हमारे को अच्छा आइडिया हो जाए। आज दिनांक इतने को मिसल पेश की हुई, दोनों पक्षों की से पूछताछ की गई, दोनों पक्ष हाजिर हुए, अभियोगी ने अपने गवाह साक्ष्य पेश कर दिए हैं लेकिन गवाह अभियुक्त पक्ष की ओर से पेश नहीं किए गए हैं। और जो गवाह डैश द्वारा, यहाँ पर नाम आएगा, जी द्वारा यानी कि अभियुक्त द्वारा मौके पर पेश किए गए, उन्होंने यह बयान दिया कि हमारे सामने अभियोगी जी द्वारा अभियुक्त, यहाँ पर डिटेल नाम लिखे जाएंगे, कि को अश्लील गाली गलौज नहीं किया गया है। और गवाह मांगने पर अभियुक्त ने बार बार यह बयान दिया कि उसका कोई गवाह नहीं है तथा आज दिनांक को पश्चात धर्मासन न्यायपीठ सदस्यों ने उपरोक्त बयानों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को कसूरवार और दोषी साबित किया गया तथा धर्मासन सदस्यों द्वारा यह आदेश दिया गया कि ये अपना अभियुक्त अपनी गलती को स्वीकार करे और अभियोगी जी से माफी मांगे कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटिया हरकत नहीं होगी और ना ही अश्लील गाली गलौज व अभियोगी जी के चरित्र के ऊपर अश्लील आरोप नहीं लगाएगी। धर्मासन सदस्यों द्वारा यह आदेश भी दिया गया कि श्रीमती अभियुक्त द्वारा झूठे गवाह पेश करने व पंचायत को गुमराह करने पर चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा ना दोहराए, नहीं तो अभियुक्त के विरुद्ध आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसला पूरे होशो हवास में पढ़ व सुन लिया गया है और नीचे हस्ताक्षर कर धर्मासन न्यायपीठ को सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर अभियुक्त के हस्ताक्षर, यहाँ पर अभियोगी के, और यहाँ पर धर्मासन के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये कुछ आपको नमूना, आपके सामने स्टाइल बताया जा रहा है, नमूना। तो इस प्रकार आप अपने भी धर्मासन के फैसले को इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये पूरा डिटेल में आता है तो जो हमने आपको बताया है। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान में रखें।